हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं दो बातें बताऊंगा आज दो बातें बताऊंगा आपको। पहली बात है कि हमारा वीडियो रेगुलरली 8 बजे आता था एट अर्ली मॉर्निंग, अब वो सुबह 6 बजे कर दिया है। रेगुलरली एट अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock आता है वीडियो। दूसरी बात, कल मेरा एमसीक्यू का वीडियो नहीं आया था 23 अक्टूबर का किसी कारणवश, तो मैंने दोनों दिन के वीडियो बना दिए हैं, दोनों दिन के एमसीक्यू बना दिए हैं। अब ये वीडियो बड़ा रहेगा तो पेशेंस रखें और इस वीडियो को देखें आराम से। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो इसकी स्पीड बढ़ा लें। यूट्यूब के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं मेरा वीडियो। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो उसको डबल कर लेना। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल। कौन है ये? मनसुख मांडविया। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। और ये कौन से मिनिस्टर हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये हैं एक तो लेबर मिनिस्टर, क्या है? लेबर मिनिस्ट्री होल्ड करे हैं। क्लियर? दूसरा यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी होल्ड करे हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री ने एक अभी पोर्टल लॉन्च किया है, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल, और ये लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर है। अब क्वेश्चन बनता है, सर आपके वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि आप ये बता के जाते हो कि डिटेल क्या है ये पोर्टल। तो इस पोर्टल का मेन मोटिव है जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके। क्या मिल सके? सोशल सिक्योरिटी मिल सके। दैट इज द मेन रीजन दैट वन स्टॉप सेंटर ई श्रम पोर्टल लॉन्च बाई मनसुख मांडविया। क्लियर? क्लियर हो गया। तो ये क्या है? ये क्या है मनसुख मांडविया की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं वो सोशल सिक्योरिटी में एक्सेस कर सकें। दैट इज द मेन मोटिव दैट पर्टिकुलर ई श्रम पोर्टल। क्लियर? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखो, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो सिख हैं उनका एक वीकेंड से तीर्थ स्थल एक पाकिस्तान में भी है, और जो कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, ये पाकिस्तान में है। क्लियर? अब ये न्यूज में क्यों है? क्वेश्चन बनता है कि ये गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, ये न्यूज में क्यों है? तो पहले तो ये जान लीजिए, ये एक तीर्थ स्थल है सिख का। क्या है? तीर्थ स्थल है सिख लोगों का। अब ये पाकिस्तान में है तो क्या है, सिख लोगों को भी जाना पड़ेगा। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि जो सिखिज्म के फाउंडर हैं, फाउंडर गुरु नानक जी, ये क्या है, इनकी फाइनल रेस्ट प्लेस थी। फाइनल रेस्ट प्लेस थी उनकी। गुरु नानक जी जो कि पहले सिखिज्म के फाउंडर हैं, उनकी पहली जो रेस्ट प्लेस थी, फाइनल रेस्ट प्लेस, ये करतारपुर साहिब थी। अब यहाँ पर गुरुद्वारा बन गया है। अब सिख लोग जाते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक कॉरिडोर बना दी। कॉरिडोर बना दी करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर, इंडिया से पाकिस्तान। क्लियर? जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ेगा और सिख लोग ये गुरुद्वारे पर जा सकते हैं। क्लियर? अब क्या है, कॉरिडोर की एक पैक्ट साइन किया था इंडिया के साथ। इंडिया और पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया कि अगर कोई भी पर्सन जो सिख है वो जाना चाहता है इस गुरुद्वारे में तो उसको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। मतलब वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है इस गुरुद्वारे पर। क्या कर सकता है? वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है। और यह पैक्ट साइन हुआ था 21 अक्टूबर 2019 में, और ये 5 ईयर का पैक्ट था। क्या था? 5 ईयर का पैक्ट था। अब इसकी ये लैप्स होने वाला है, वीकेंड से कंप्लीट होने वाला है 24 अक्टूबर 2024 को ये लैप्स हो जाएगा। अब पाकिस्तान प्लानिंग कर रही है कि इसको फिर से रिन्यू कर दिया जाए 5 साल के लिए, जिससे क्या है पाकिस्तान में टूरिज्म आते रहे।
टूरिज्म क्या कि अपने तीर्थ स्थल पर जाते रहे सिख लोग, तो क्या है। और पाकिस्तान कितना बड़ा गंदा काम भी कर रही है, देखिए ये कितनी भूखी मर रही है। इवन जो सिख लोग यहाँ पर जाते हैं ये उनसे $20 लेती है, मीन्स पर पर्सन जो जा रहा है उससे $20 ले रही है। जो भी पर्सन, जो भी सिख है वो इस गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाता है वीकेंड से, तो उससे $20 लेती है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कितनी भूखी मर रही है, आप देख रहे हो। इसको ये शर्म नहीं है कि तीर्थ स्थल है सिखों का, वहां पर तो कम से कम छोड़ दे लोगों को। अब किसी में भी तो सिख लोग हैं वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान से कि जो सर्विस चार्ज ले रहे हो आप $20, US $20 ले लो पर पर्सन से, उसको हटाइए, उसको खत्म करिए। पर पाकिस्तान माने ही कहा। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है, इंडिया हैज लॉन्च इट 4th न्यूक्लियर पावर सबमरीन S4 एट विच प्लेस। ये पूछ रहा है कि बताइए अभी इंडिया ने एक अपना न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाया है और जो कि 4th है। 3 ऑलरेडी है हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन और 2 तो ऑपरेशन में है। पहला है INS अरिहंत। कौन सा है? INS अरिहंत, जो कि कमीशन करा था वीकेंड से अगस्त 2016 में इंडियन नेवी में इसको कमीशन कर दिया था। क्लियर, INS अरिहंत। दूसरा है INS अरिघाट। कौन सा है? अरिघाट, जो कि अभी है एंड ऑफ अगस्त 2024 में। क्लियर। और तीसरा है जो कि अंडर ट्रायल चल रहा है अभी, INS अरिदामन, ये अभी अंडर ट्रायल है। और अभी जो 4th सबमरीन है S4, ये विशाखापट्टनम में जो शिप बिल्डिंग कंपनी है विशाखापट्टनम में इसको कमीशन कर दिया है। क्या कर दिया है? विशाखापट्टनम में कमीशन कर दिया है। क्लियर, याद रखोगे, याद रखोगे। तो अपने इंडिया कितने आगे जा रहा है, इसके पास 4 न्यूक्लियर सबमरीन आ चुके हैं खुद के, और ये इंडिजीनियस हैं। ये अधिकतर इंडिजीनियस है, हमारे इंडिया में ही बने हैं, ये भी याद रखना। इट इज अ इंडिजीनियस, ये इंडिया में ही बने हैं, अधिकतर पार्ट इसके इंडिया में ही बने हैं। इट इज अ इंडिजीनियस, याद रखोगे। तो मैंने चारों के चारों न्यूक्लियर सबमरीन बता दिए इंडिया के पास कौन से हैं। पहला है INS अरिहंत, जिसको कमीशन कर दिया था अगस्त ऑफ 2016 में। देन आफ्टर INS अरिघाट, जिसको कमीशन कर दिया एंड ऑफ अगस्त अभी 2024 में। तीसरा है जो अंडर ट्रायल है INS अरिधामन। क्लियर, ये अंडर ट्रायल है, अभी कमीशन नहीं करा है। और चौथा बन गया है न्यूक्लियर पावर सबमरीन S4, जिसको कमीशन कर दिया है, जो कि विशाखापट्टनम जो शिप बिल्डिंग कंपनी है वहां पर इसको डिप्लॉय कर दिया है। क्लियर, अंडर ट्रायल, ये भी अंडर ट्रायल चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद इसको भी कमीशन कर दिया गया नेवी के अंदर। क्लियर, तो याद रखना। चलते हैं, साइक्लोन धना हिट विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो साइक्लोन आ गया है और धना नाम दिया है इसका, और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट किया है। किसने? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। ये साइक्लोन आया है बे ऑफ बंगाल में, ये भी याद रखना, बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन आया है और इसने हिट किया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की स्टेट को। क्लियर, और कहां पर? कहां पर? पुरी एंड सागर आइलैंड। कौन सा है? पुरी एंड सागर आइलैंड पर हिट किया इसने। और उड़ीसा ने कई सारे एवेक्यूएशन स्टार्ट भी कर दिए, लोगों से बोला कि आप हट जाइए वहां से, साइक्लोन आने वाला है। और इसकी स्पीड भी याद रखना, स्पीड अभी चल रही है इसकी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर। कितनी चल रही है? 100 to 110 किलोमीटर पर आवर चल रही है। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट सब कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट। ये आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मेरी टेक्निकल टीम ने इसको रिपीट कर दिया है, बट मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए। तो क्या है, हरियाणा स्टेट एक पहली स्टेट बन गई है जिसने क्या किया है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पहली बार किया है। मतलब पहली स्टेट है जो ऐसी जिसने शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन किया है। और इसने 2 पार्ट में शेड्यूल कास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और दूसरी है अदर शेड्यूल कास्ट। कौन सी है?
दूसरी है अदर शेड्यूल कास्ट। अब डिप्राइव शेड्यूल कास्ट कौन सी है? जो कि ज्यादा ही वल्नरेबल है शेड्यूल कास्ट के अंदर। अब क्या किया हरियाणा ने, इन दोनों के बीच में 50% रिजर्वेशन डिवाइडेशन कर दिया है। क्या है, हरियाणा में 20% रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट को। कितना रिजर्वेशन है? 20% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को। अब इसमें 20% 50-50% इन दो शेड्यूल कास्ट में डिवाइड किया जाएगा। किया क्लियर? डिप्राइव शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल कास्ट है जो ज्यादा ही वल्नरेबल है। क्लियर? रिपीट है, कल वाला क्वेश्चन देख लेना, कल वाला वीडियो उसमें मिल जाएगा और डिटेल में समझना है तो। क्लियर? वैसे डिटेल में इतना ही बताया मैंने। चलते हुए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अजय कुमार सिंह एज डीजीपी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो, इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपके मन में यह आंसर इजीली दे सकते हो। आप कैसे दे सकते हो? क्योंकि डीजीपी जो अपॉइंट किया जाता है वो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जब अपॉइंट किया जाता है जब इस स्टेट में इलेक्शन हो। क्या हो? उस स्टेट में अगर इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है डीजीपी। क्लियर? तो क्या है, झारखंड में इलेक्शन है, आप जानते हो मध्य प्रदेश में इलेक्शन है नहीं, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, झारखंड में है। नवंबर में इलेक्शन और 2 फेज में मैंने बताया था, एक 13 एंड 20 नवंबर, और इसका रिजल्ट कब आएगा? 23 नवंबर को। क्लियर? झारखंड में 2 फेज में इलेक्शन है। और क्या है कि यहाँ के डीजीपी थे इससे पहले, जिनका नाम था अनुराग गुप्ता। क्या नाम था? अनुराग गुप्ता। इनको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है। क्या कर दिया है? इलेक्शन कमीशन हटा दिया है, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ ऐसे है कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है कई बार इलेक्शन में। और आप जानते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे जो है वो जानी जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। किस लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जानी जाती है। तो क्या है कि झारखंड में नए डीजीपी अपॉइंट करे गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनका नाम है अजय कुमार सिंह। क्लियर? चलते अपन। विच स्टेट मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हैज लॉन्च सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन एम्पावरिंग सिटीजन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंश्योरिंग रोड सेफ्टी। ये पूछ रहा है कि अभी किस स्टेट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है सिटीजन सेंटिनल, और ये क्या करेगी? ये रोड सेफ्टी के लिए काम करेगी। जैसे जो सिटीजन है वो रोड सेफ्टी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ऐप के जरिए, और वो स्टेट है केरला स्टेट। किसने लॉन्च करी है? केरला ने। बट सर अब ये बताइए कि ये काम कैसे करेगी ऐप? ये तो चलो ठीक है, आपने बता दिया केरला स्टेट ने एक ऐप लॉन्च करी है सेंटिनल ऐप। ये काम कैसे करेगी? सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट होंगे? तो क्या करना पड़ेगा, केरला लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करेंगे ये, और डाउनलोड करते ही अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन मोटर व्हीकल वॉयलेशन कर रहा है, वीकेंड से हेलमेट नहीं लगाया है और गाड़ी चला रहा है, या फिर गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, या फिर सिग्नल तोड़ रहा है, तो उसके लिए वीकेंड से वो फोटो ले सकती है, और फोटो लेने के साथ वो अपलोड कर देगी इस मोबाइल ऐप पर, जिससे क्या होगा कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा केरला के अंदर। समझ गए इस बात को? ऐसे काम करेगी ये मोबाइल ऐप। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024 लिमिटिंग द चीफ जस्टिस टर्म ऑफ 3 ईयर? क्या है दोस्तों? इनको आप जानते हो, ये पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ के रिलेटिव हैं। क्लियर? शहबाज शरीफ ये पीएम है कहाँ के? पाकिस्तान के। अब इन्होंने क्या किया है कि संविधान जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए। एक अमेंडमेंट किया है 26th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में क्या किया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसका टेन्योर डिसाइड कर दिया है, उसका टेन्योर कर दिया है 3 ईयर ओनली। क्या कर दिया है? 3 ईयर कर दिया है। तो वो कंट्री है पाकिस्तान। याद रखना पाकिस्तान ने क्या किया है। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का टेन्योर कितना होता है, तो आपको बोलना है कि ओनली 3 ईयर। कितना होता है? ओनली 3 ईयर एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट रिसेंटली। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट लॉन्च मिशन वसुंधरा 3.0? क्या है मिशन वसुंधरा? किस स्टेट ने लॉन्च करा है? आप देख पा रहे होंगे ये है कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत
विश्वा शर्मा। और ये सीएम कहाँ के हैं, इनको देख के आपको पता चल गया होगा, ये आसाम के सीएम। और आसाम ने अभी मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। क्या कह रहा है, मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। ये क्या है मिशन वसुंधरा 3.0? इसमें क्या है, जो आसाम की लोकल कम्युनिटी होगी, क्या है, लोकल कम्युनिटीज होगी आसाम की, उनको लैंड राइट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, लैंड राइट दिया जाएगा इस मिशन के द्वारा। जो लोकल कम्युनिटी होगी आसाम की, उसको लैंड राइट दिया जाएगा मिशन वसुंधरा 3.0 के द्वारा। क्लियर? और ये आसाम ने लॉन्च किया है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सेट टू होस्ट 18th प्रवासी दिवस फ्रॉम 8th टू 10th नेक्स्ट ईयर? क्या है दोस्तों, कि हमारे यहाँ पर इंडिया में हर 2 साल में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और अब 18th प्रवासी दिवस आने वाला है, जो कि 2015 में होगा। क्लियर? 2025 में, सॉरी 15 तो निकल गया, 2025 में होगा। क्लियर? और 2015 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2015 से पहले ये प्रवासी दिवस हर साल होता था, और 2015 के बाद ये हर 2 साल में एक बार होता है। क्लियर? और 2023 में जो प्रवासी दिवस था, 17th प्रवासी दिवस, वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी थे, एमजी थे, महात्मा गांधी शॉर्ट में बोलते हैं, वो इंडिया आए थे, इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। क्लियर? जब कहां से? साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे इंडिया 9 और 8 जनवरी 1915 को। तो उनकी याद में जब वो आए थे, और इंडियन डियास्पोरा, जो इंडियन डियास्पोरा है, जो विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं हमारा, उनको वी कैन से, उनको एप्रिसिएट करने के लिए कि हमारा देश का तुम नाम कर रहे हो विदेश में, उन लोगों को एप्रिसिएट किया जाता है, और उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया जाता है कि वाह महान, हमारे देश में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, विदेश में भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए 18th प्रवासी दिवस कब कौन सा स्टेट बनाएगा? तो ये बनाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को ऑथोरिटी मिल गई है, राइट मिल गया है कि वो 18th प्रवासी दिवस अपनी कैपिटल भुवनेश्वर में क्या करेगा? कंडक्ट करेगा 18th प्रवासी दिवस। अब ये स्टार्ट कब हुआ? सर ये बताइए कि ये प्रवासी दिवस स्टार्ट कब हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था प्रवासी दिवस दोस्तों 2003 में स्टार्ट हुआ था, और 2003 के बाद ये हर साल प्रवासी दिवस होने लगा। क्या होने लगा? 2003 के बाद प्रवासी दिवस हर साल होने लगा। देन आफ्टर 2015 में इस प्रवासी दिवस को हर 2 साल में कर दिया। अब ये 2 साल में एक बार बनाया जाता है, प्रवासी दिवस 2 साल में एक बार बनाया जाता है, और इसका मेन मोटिव होता है जो इंडियन डियास्पोरा विदेश में रह रहे हैं उनको एप्रिसिएट करना, कि आप हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हो, आप दूसरे देश में भी बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हो। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु टुक चार्ज एज द कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? देखो नए कोल सेक्रेटरी बन गए हैं यूनियन गवर्नमेंट में, और उनका नाम है विक्रम देवदत्त। क्या नाम है? विक्रम देवदत्त। और इन्होंने सक्सीड किया है वीएल कांता राव को। किसको? वीएल कांता राव को। वीएल कांता राव इनसे पहले सेक्रेटरी थे, कोल सेक्रेटरी, अब बन गए हैं विक्रम देवदत्त। कौन बन गए? विक्रम देवदत्त। ये बैठे हैं सर, विक्रम देवदत्त, ये आईएएस ऑफिसर हैं। क्लियर? ये कोल सेक्रेटरी बन गए, याद रखोगे, सिंपल था। क्लियर? चलते हैं। विच स्टेट वॉन 24th नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024? ये पूछ रहा है कि ये बताइए जो 24th नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? पहले तो ये जान लीजिए ये हुई कहां पर? ये हुई थी गोवा के अंदर। क्लियर? 2024 की नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में हुई थी, और इसमें नंबर 1 आई है कर्नाटका स्टेट। कौन सी आई है? कर्नाटका स्टेट। सेकंड नंबर पे आई है महाराष्ट्र, याद रखना। थर्ड नंबर पे आया राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो सिंपल है, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान, नंबर 1 पे कर्नाटका आई है। क्लियर? क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज यूनाइटेड नेशन डे 2024? देखो यूनाइटेड नेशन कब सेटअप हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945। क्या है?
24 अक्टूबर 1945। यही मैं चेक करता हूँ, 2024 इसलिए लिख रहा था जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो ऐसा तो नहीं है कि अभी तो 2024 आज है तो आज तो सेटअप हुआ नहीं है, ये सेटअप हुआ 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। और इसी का दिन को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन डे, और 24 अक्टूबर आज यूनाइटेड नेशन डे है। क्लियर क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री इलेक्ट मिलिट्री लीडर लियोंग क्योंग एज प्रेसिडेंट? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वियतनाम कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनका नाम है लियोंग क्योंग। क्या नाम है? लियोंग क्योंग। ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए। क्या बन गए? वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए लियोंग क्योंग। लियोंग क्योंग, लियोंग क्योंग, इसको नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2024? ये पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2024 कब से ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये भी 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका मेन एम होता है एम टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। क्या करना? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना। दिस इज द मेन एम ऑफ, वी कैन से, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2024। क्लियर क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेक्चर थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैं 2 दिन के एमसीक्यू करा रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया अगर किसी दिन वीकेंड से अगर छूट भी जाता है एमसीक्यू का वीडियो तो मैं आपको अगले दिन करा दूंगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल यहां से करंट अफेयर इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, और इवन आपका सब्जेक्टिव जो स्टेटिक्स भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग कराऊंगा अभी कुछ समय बाद। क्लियर, और मैं ऑनलाइन भी आने वाला हूं, लाइव स्ट्रीम भी आऊंगा। जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो लाइव आपको पढ़ाऊंगा हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, इस बात को भी ध्यान रखना। क्लियर, अब चलते हैं रिसेंटली विच कंट्री वॉन आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप? क्या है, कौन सा कंट्री ने T20 वर्ल्ड कप जीता है? पहले तो ये जान लीजिए कौन सी कंट्री होस्ट कराने वाली थी। ये पहले बांग्लादेश में डिसाइडेड था। ये जो वुमेन वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप है ये बांग्लादेश में डिसाइडेड था, पर क्या हुआ, बांग्लादेश में वीकेंड से प्रोटेस्ट चल रहा था, आप जानते हो, तो इस कारणवश इसको शिफ्ट कर दिया यूएई में। कहां पर शिफ्ट कर दिया? यूएई में शिफ्ट कर दिया इसको, वीकेंड से वुमेन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप को। इंडिया इसमें खेली थी, बिल्कुल खेलेगी क्योंकि इंडिया भी अच्छी क्रिकेट में तो आप जानते हो महान है इंडिया। तो इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। इवन इंडिया का सफर सेमीफाइनल ही था। तो ये जीती है न्यूजीलैंड। कौन जीती है? न्यूजीलैंड फाइनल जीती है, और इसने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को। तो देख रहे हो साउथ अफ्रीका की किस्मत कितनी खराब है कि मैन में भी इंडिया से हार गई T20 वर्ल्ड कप में, और वुमेन में न्यूजीलैंड से हार गई। क्या किस्मत खराब है साउथ अफ्रीका की। मींस वर्ल्ड कप आ नहीं रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। और एक और बात याद रखना, जो न्यूजीलैंड कंट्री है, न्यूजीलैंड की वुमेन टीम, ये पहली बार वर्ल्ड कप जीती है T20 वर्ल्ड कप। क्या है? वुमेन का T20 वर्ल्ड कप ये पहली बार जीती है। और ये सर ये बताइए इसका एडिशन कौन सा था? ये 9th एडिशन था। कौन सा? 9th एडिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री फ्रॉम वेस्ट एशिया हैज ज्वाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक? एडीबी को किसने ज्वाइन किया ये पूछ रहा है, और एडीबी को ज्वाइन किया है इजराइल कंट्री ने। तो एडीबी में पहले 68 मेंबर थे। कितने थे? 68 मेंबर। अब हो गए इजराइल को ज्वाइन करने के बाद एडीबी में 69 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 69 मेंबर। और इजराइल का हेड ऑफिस है मनीला में, और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। और ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कब सेटअप हुई थी? 1966 में सेटअप हुई थी। कब सेटअप हुई थी? 1966 में। इंडिया इज ऑल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और सबसे ज्यादा शेयर होल्डर होल्ड करी है जापान और यूएसए इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और ये इंडो पैसिफिक बैंक है। कौन सी? इंडो पैसिफिक बैंक है। और इसराइल ने फ्रॉम वेस्ट एशिया इस एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है।
क्लियर, और 69th कंट्री बन गई है एडीबी को ज्वाइन करने वाली। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर एज मलेरिया फ्री बाई WHO एंड बिकम सेकेंड कंट्री इन वर्ल्ड। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इजिप्ट जो कंट्री है वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्री बन गई है जो कि मलेरिया फ्री हो गई है। दूसरी कंट्री इजिप्ट। और सर ये बताइए पहली कंट्री कौन सी है? तो पहली कंट्री का नाम तो आपने अधिकतर जो बच्चे सुन रहे हैं मेरा वीडियो उन्होंने नाम सुना ही नहीं होगा। पहली कंट्री है कैबो वर्डी, और ये कैबो वर्डी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिए, वहां पर एक आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, उसको बोला जाता है कैबो वर्डी। और ये पहली कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला था WHO से। अब इजिप्ट कंट्री को भी मिल गया है सर्टिफिकेट, और ये दूसरी कंट्री बन गई है जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया गया है बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीपिका कुमारी रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू विच स्पोर्ट। दीपिका कुमारी ये आर्चरी, क्या है? आर्चरी, तीर कमान, आर्चरी। क्लियर, ये आर्चरी की प्लेयर हैं, और ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं। कहां से? जो कि आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप ऑफ आर्चरी इन मैक्सिको। कहां पर? मैक्सिको में वर्ल्ड कप जो आर्चरी हुआ था इसमें सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं, और इन्होंने फाइनल भी खेला था जिसमें फाइनल की एक प्लेयर थी चाइना की, वो जीत गई। अब मैं उसका नाम कुछ भूल गया हूं, लियाम कुछ ऐसा नाम है, लियाम यांग, याद नहीं आ रहा, वो चाइनीज नाम भूल जाता हूं मैं। क्लियर, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दीपिका कुमारी को याद रखना, ये आर्चरी की प्लेयर हैं, और ये सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं वर्ल्ड आर्चरी कप में 2024 जो कि मैक्सिको में हुआ था। क्लियर क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिस यहा अफरीदी वॉज सिलेक्टेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। पहले तो क्या है कि ये कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और इनका नाम है यहिया अफरीदी। क्या है? यहा अफरीदी। और ये आपको पता हो, मैंने अभी आपको बताया है कि पाकिस्तान में 26th अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का उसका टेन्योर फिक्स कर दिया है। कितना कर दिया है? 3 ईयर। कितना कर दिया है? जो चीफ जस्टिस रहेगा पाकिस्तान का वो 3 ईयर तक वी कैन से चीफ जस्टिस रह सकता है पाकिस्तान में। और अब नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के यहिया अफरीदी, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो इसी के साथ 23 और 24 अक्टूबर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।